नजरिया आज के एक वरिष्ठ विशेषज्ञ, बाजार के जानकार और श्री मनीष सिंथोरिया, CIO MK इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के हमारे साथ जुड़े हैं आउटलुक 2026 में। मनीष जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है। मैं अपनी अग्रिम शुभकामनाएं आपके लिए 2026 की पेश करता हूं और इस डिस्कशन को शुरू करता हूं। ईश्वर करे आपके लिए, आपके क्लाइंट बेस के लिए, सबके लिए मंगलमय रहे ये साल। एक जुझारूपन रहा 2025 में, और आप देखिए मनीष जी, कल हम इस मंच पे यही बात कर रहे थे कि कितने ट्रिगर्स थे इस साल, चाहे वो GST कट हो, इनकम टैक्स कट हो, रेट कट्स हो, कट्स की बहार थी, बट स्टिल अभी तक हम अपने प्रीवियस हाई को सिर्फ रीगेन कर पाए हैं। 2026 मोटे तौर पे आपको लग कैसा रहा फॉर इक्विटीज? देखिए, अर्निंग्स ग्रोथ 2025 में बेसिकली 10% के आसपास होगा, और जो कट्स हमारे हुए हैं, इनकम टैक्स कट, GST कट, इंटरेस्ट रेट कट्स, सब कट्स का फुल ब्लोन बेनिफिट हमें 2027 फिस्कल ईयर में देखने को मिलेगा, बेसिकली कैलेंडर ईयर 2026 में देखने को मिलेगा। तो आशा तो यही है कि ये जो हमारा जो मार्केट का लेवल्स है, ये आने वाले दिनों में एटलीस्ट 15% यहाँ से ऊपर देखने को हमें मिलना चाहिए FY27 के एंड में। एंड बेसिकली मैथ्स एकदम सिंपल है कि आपकी अर्निंग्स ग्रोथ FY27 में एटलीस्ट आपकी 13-14% होनी चाहिए। और सिंस मार्केट के वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, मार्केट कैप या मार्केट के लेवल्स भी 15% यहाँ से ऊपर जाने चाहिए। सो बेसिकली 29-30 हज़ार के लेवल्स निफ्टी 50 हमें देखने को मिलना चाहिए FY27 के एंड। ओके मनीष जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक और पॉजिटिव साउंड कर रहे हैं आप 2026 के आउटलुक को लेकर। लेकिन सर, मेरा सवाल आपसे ये कि पिछला साल प्रेशियस मेटल्स के लिए काफ़ी अच्छा रहा, और आज भी देखिए गोल्ड एंड सिल्वर हाइज पर हैं। क्या 2026 में भी कमोडिटीज स्पेशली प्रेशियस मेटल्स में अच्छी कमाई होगी? क्या है आपका नजरिया? देखिए, एनीथिंग पेग टू द US डॉलर, चूंकि US डॉलर की प्रॉब्लम्स अभी खत्म नहीं हुई है, US डॉलर अभी भी वीक है अदर इंटरनेशनल करेंसीज के बनिस्बत, एंड सिंस गोल्ड एंड सिल्वर एंड कॉपर एंड एवरी अदर मेटल इज पेग टू द US डॉलर, और US डॉलर की जब तक परेशानी बनी रहेगी तब तक गोल्ड एंड सिल्वर में तेजी बनी रहेगी। मेरा तो मानना यही है कि किसी भी क्लाइंट के पोर्टफोलियो में एटलीस्ट 10 से 15% गोल्ड या सिल्वर होनी चाहिए। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, अगर आप पूछे कि क्या मिक्स होना चाहिए, तो गोल्ड 70% होना चाहिए, सिल्वर 30% होना चाहिए। तो आज के डेट में भी ये मिक्स इन एनीबॉडीज पोर्टफोलियो शुड बी देयर। मेरा तो यही मानना है, गोल्ड और सिल्वर यहाँ से भी ऊपर जाएगा, एंड दिस इज नॉट ड्यू टू एनी फंडामेंटल रीजन। ये सिर्फ एक हेज है, एंड US डॉलर जब तक कमजोर रहेगा, और चूंकि वहाँ की जो आर्थिक स्थिति है बहुत ज़्यादा कोई अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मुझे तो यही लगता है कि ये अच्छा हेज रहेगा अगेंस्ट द US डॉलर। तो जो पहला प्रश्न श्रेया ने पूछा कि गोल्ड, सिल्वर, प्रीशियस मेटल्स आपके पोर्टफोलियो में रहे, तो मनीष जी का मानना है हाँ, 2026 में भी एटलीस्ट 10 to 15% इसको अपने पोर्टफोलियो का हिस्सा बनाइए। इनका खुद का अप्रिसिएशन एंड हेज बोथ। अच्छा मनीष जी, आप ये देखिए, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि सब्सटेंशियल रेट कट्स, PSU बैंक्स ने बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया, मोर और लेस पूरा प्राइवेट बैंक ठंडे पड़े रहे, बट इस साल के अंत तक आते आते NBFCs में श्रीराम फाइनेंस की डील ने सडनली, अगर आप देखें, इस M&A एक्टिविटी ने सभी इन्वेस्टर्स को ठोस पर खड़ा कर दिया। एक बड़ा इन्वेस्टर आया, बड़ी कैपिटल कंपनी में आएगी। आपका टेक क्या है? NBFCs, बैंक्स में PSUs प्राइवेट, आप किसको चेस करेंगे कंसिडरिंग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो एंड मोर स्पेशली दैट ग्रोथ फैक्टर? रेट सेंसिटिव सब सेक्टर्स जो आपने कहा, वो सब रेट सेंसिटिव में आते हैं। तो बेसिकली बैंक्स भी रेट सेंसिटिव में आते हैं, NBFCs, ऑटोमोबाइल्स, रियल एस्टेट, इंश्योरेंस, दीज आर ऑल कनेक्टेड टू इंटरेस्ट रेट्स इन द सिस्टम। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ये सब टेलविंड सेक्टर्स हैं। एंड विद इन द बैंकिंग सेक्टर ऑब्वियसली वैल्यूएशन कंफर्ट पब्लिक सेक्टर बैंक में बहुत ज़्यादा थे, और आप उनकी अगर ट्रेजेक्ट्री देखें अर्निंग्स ग्रोथ की, वो भी मेरे हिसाब से तो बेटर रहेंगी प्राइवेट सेक्टर के कंपेरिजन। नॉट टू से कि प्राइवेट सेक्टर बैंक में ग्रोथ नहीं रहेगी, बट फास्टर ग्रोथ PSU बैंक में हमें देखने को मिलेगा, और ये हमको Q3 के नंबर्स में ही देखने को मिलेगा। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू, यू नो, बैंकिंग एज अ होल शुड डू वेल, बोथ प्राइवेट एज वेल एज पब्लिक। अब जो NBFCs की बात करें, जापानीज इन्वेस्टर्स काफ़ी कुछ इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। येस बैंक में भी उन्होंने स्टेक लिया, अभी NBFC श्रीराम फाइनेंस में भी स्टेक लिया, और अगर आप
वैल्यूएशन देखें, श्रीराम फाइनेंस विद अदर फाइनेंसर्स, एनबीएफसी लाइक योर चोला एटसेट्रा, बहुत डिस्काउंट पर है। तो अगर आपको अच्छी ग्रोथ मिल रही है और वैल्यूएशन कंफर्ट है विज़ावी पीयर्स, तो यहाँ पर भी टेलविंड है। एंड रेट कट का इम्पैक्ट बेसिकली एनबीएफसीज को इमीडिएटली बेनिफिट होता है, क्योंकि कॉस्ट ऑफ फंड्स नीचे जाते हैं, क्योंकि उनकी होलसेल बोरोइंग होती है, और जो यील्ड्स होते हैं लेंडिंग में, वो धीरे धीरे रीसेट होते हैं ओवर द लाइफ ऑफ द लोन दैट दे हैव गिवन। सो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू एनबीएफसीज की मार्जिन ऑगमेंट होगी, एंड दैट इज वाई ये एनबीएफसीज को जो एक रेट कट तो ऑलरेडी हो चुका, फरवरी में या जून में एक और रेट कट होगा, तो उनकी मार्जिन एक्सपैंड होगी, एंड ऑब्वियसली ग्रोथ भी बेटर होंगे, क्योंकि ऑटोमोबाइल फाइनेंसिंग एक्सेट्रा थोड़े टेलविंड में है। सो ग्रोथ एंड वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू से एंटायर रेट सेंसिटिव इज पॉजिटिव, एंड बिकॉज फॉरेनर्स की इंटरेस्ट जागृत हो रही है एनबीएफसी बैंक्स में, तो ये एक सेक्टर आने वाले दिनों में अच्छा खासा पॉजिटिव दिखाने की गुंजाइश है। ओके, तो एनबीएफसीज बैंक्स पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं आपको। मनीष जी, लेकिन आईटी स्पेस 2025 में काफ़ी इसने निराशा जताई है और पूरा ये स्पेस काफ़ी कमज़ोर रहा है, लेकिन अब कुछ हमें सत्रों से लग रहा था कि एक ग्रीन शूट्स देखने को मिल रहे थे। आईटी स्पेस के लिए 2026 कैसा होगा? और एक और सवाल मेरा आपसे ये कि ऐसा कोई सेक्टर है जो आप अवॉइड लिस्ट में डाल रहे हैं 2026 के लिए? पहले अवॉइड की बात करें तो जो सेक्टर्स सरकार के पॉलिसीज पर डिपेंडेंट है, जैसे कि गवर्नमेंट स्पेंडिंग पर, देखिए अगर देखिए इंडिया में रियल जीडीपी ग्रोथ की प्रॉब्लम नहीं है। रियल जीडीपी ग्रोथ इस साल भी 7.2% होगा, पर नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की इश्यूज है, क्योंकि इन्फ्लेशन बिल्कुल भी नहीं है सिस्टम में। तो डबल डिजिट नॉमिनल ग्रोथ भी मुश्किल है पहुंचना, 9-9.5% होगा। तो गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू कलेक्शन है वो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ से पैक्ड होती है। तो रेवेन्यू कलेक्शन बहुत ज्यादा इन्फ्लेटेड नहीं होने के कारण गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग एबिलिटी है वो कंटेन्ड है। अब उसमें गवर्नमेंट ये बोलेगी कि मैं डिफेंस में ज्यादा स्पेंड करूंगा, एंड दूसरे सेक्टर्स लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह में आउटले उतना ही बैलेंस रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट की जितनी बैलेंस शीट की स्ट्रेंथ है उसी हिसाब से स्पेंडिंग होगी। तो मेरा यही मानना है कि रोड्स, रेलवेज, डिफेंस जो लास्ट 5 साल में काफी तेजी दिखाई, क्योंकि गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बहुत स्ट्रांग थी, तो गवर्नमेंट की जो एबिलिटी है स्पेंडिंग में वो थोड़ी कंटेन रहेगी। एंड फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यूएशन अभी भी बहुत ज्यादा कंड्यूसिव नहीं है, फुल है। मतलब ऐसा नहीं है कि लॉन्ग टर्म में तेजी नहीं रहेगी, पर नियर टर्म नेक्स्ट 1 ईयर पॉइंट ऑफ व्यू वैल्यूएशन कंफर्ट उतना नहीं दिखाई देता। सो में थोड़ा मेजर्ड आउटलुक रहेगा आपका गवर्नमेंट स्पेंडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड वो सब सेक्टर्स जहां गवर्नमेंट स्पेंडिंग डिपेंडेंट सेक्टर्स है वो सब थोड़े से सबड्यूड आउटलुक होंगे। ऑफ कोर्स ये कहना भी बिल्कुल ठीक है कि 1 फरवरी को हमारी बजट है, और बजट के समय रेलवेज, डिफेंस, ये सब एंटिसिपेशन में बढ़ते हैं कि गवर्नमेंट की आउटले किन सेक्टर्स में कितनी होंगी, बट थोड़ा सा मेजर्ड आउटलुक रखना चाहिए, मेरा तो यही मानना है। एंड दूसरा जो आईटी का सवाल था, देखिए रुपी डेप्रिसिएशन तो आईटी को बेनिफिट करेगा। एआई की जो नैरेटिव है कि एआई स्पेंडिंग या तो बबल जोन में है या नहीं है, इंडिया जो है नया टेक्नोलॉजी को अराउंड अडेप्ट अपने आप को करता है, और जो यूज केसेस हैं एआई के वो हमारे जो एस्टैब्लिश थर्ड पार्टी आईटी वेंडर्स है जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, आप देख रहे हैं कि एआई अडॉप्शन और उनकी जो रेवेन्यू कैपेबिलिटीज है वो धीरे धीरे बढ़ रही है उन सेक्टर्स में। तो और वैल्यूएशंस अभी बहुत डिस्काउंट में है लास्ट 1 ईयर के वैल्यूएशंस कंपेयर। तो एक वैल्यू प्ले है आईटी, बहुत ज्यादा कोई रनअवे नहीं होगा, बट मेरे हिसाब से वर्स्ट इज ओवर फॉर द आईटी स्पेस, एंड धीरे धीरे अपवर्ड ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ना चाहिए। एकदम राइट ऑफ नहीं किया जा सकता आईटी स्पेस को एआई के एनवायरनमेंट में, बट पिक एंड चूज डेफिनेटली रहेगा। पिक एंड चूज डेफिनेटली रहेगा। मनीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, और एक बार फिर से अग्रिम शुभकामनाएं आपको नव वर्ष की, और डेफिनेटली आपसे बजट के बाद बजट की बारीकियों को डिकोड करने के लिए ज़रूर बातचीत करेंगे। तब तक के लिए आपको शुभकामनाएं, एंड